मैं अपनी माँ के साथ रहता था। बाबा का स्वर्गवास काफी साल पहले हो चुका था। मेरे अलावा एक बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी। वह लोग दूसरे शहर में रहते थे। वह एकेडमी में टीचर था। एक दिन अचानक मेरी माँ एक खूबसूरत जवान लड़की को अपने साथ घर ले आई थी। वह लड़की मुझे देखने में बहुत मासूम लगी थी, जो मुझसे नजरें चुराती फिर रही थी। उसके आने से माँ को काफ़ी सहूलियत हो चुकी थी, उनका अकेलापन दूर हो चुका था। मेरी भी उस लड़की से कोई खास बातचीत नहीं होती थी, मगर मैंने अक्सर उस लड़की को ईश्वर के सामने रोते गिड़गिड़ाते देखा था। वह एक संस्कारी लड़की थी। मैं शुरू में माँ से बहुत नाराज हुआ था कि उन्होंने एक अनजान लड़की को अपने घर में रख लिया, मगर माँ जिद पर थी कि यह लड़की कहीं नहीं जाएगी। वैसे भी वह घर पर अकेली होती है, तो यह उनके साथ रहेगी तो उनका भी वक्त अच्छा गुजरेगा। वह लड़की जल्दी ही माँ के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। मुझे भी माँ से और बहस करना सही नहीं लगा। वह लड़की हर वक्त घर के कामकाज करती नजर आती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। वह लड़की अब हमारे घर का एक सदस्य बन चुकी थी। माँ ने उसे नौकरानी की हैसियत से कभी देखा ही ना था, बल्कि माँ तो हर मामले में उस लड़की को आगे रखती। लेकिन महीने बाद एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसे सुनते ही हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। वह लड़की इतनी गिरी हुई होगी, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन तबीयत ज्यादा खराब होने पर जब उसे डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि वह प्रेग्नेंट है। ये बात कयामत की तरह माँ पर टूटी थी। माँ को तो यकीन नहीं आ रहा था, वो उस वक्त भी यह सब झूठ समझ रही थी। लेकिन माँ ने जब उससे सच पूछा तो उस लड़की ने मेरा नाम ले लिया कि उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल चुकी थी। मुझे अब उस लड़की से बहुत नफरत होने लगी थी। मैं तो उसे मासूम समझता था, लेकिन वह तो चालबाज लड़की थी। माँ मुझे शक की निगाह से देख रही थी। मैं अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहता था। मैं घबरा चुका था और शायद यही घबराहट माँ के शक को यकीन में बदल गई थी। माँ ने मेरी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया था। मैं उलझन का शिकार था कि आखिर क्यों इस लड़की ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। क्या वह दौलत के लिए ये सब कर रही थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ मुझसे बात तक नहीं कर रही थी और यह बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। माँ को लगता था मैंने उनका मान तोड़ा है, लेकिन मैं तो बेकसूर था। मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की से ही जाकर पूछूं कि आखिर वह ये सब क्यों कर रही है। हाँ, माना कि पहले मुझे उस लड़की का हमारे घर में रहना अच्छा नहीं लगता था, मगर अब मुझे कोई मसला नहीं था। अब तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वह खुश थी यहाँ। फिर अचानक उस लड़की ने मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने अब फेस टू फेस बात करने का सोचा। मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे वह लड़की किचन से निकलती हुई नजर आई। मैं अभी उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था कि माँ की आवाज मेरे कानों से टकराई कि रुक जाओ। मेरे कदम थम गए। मैंने बेबसी से माँ की तरफ देखा जो कि गुस्से में मुझे देख रही थी। मैंने जैसे ही कुछ कहना चाहा, माँ मुझसे पहले ही बोल पड़ी कि आज शाम को तुम्हारी शादी है। जो पाप तुमने किया है उसकी सजा यही है कि जिसकी इज्जत खराब की है, अब उसे अपना नाम दो। मैं तो ये बात सुनकर हैरत से अपनी माँ को देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जबकि वो तो अपना फैसला सुनाकर जा चुकी थी। वह लड़की भी कमरे की तरफ चल दी। मैं जानता था कि मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं ऐसे पाप की सजा के योग्य ठहरा था जो मैंने किया ही नहीं था। फिर माँ ने मेरी एक ना चलने दी और शाम को जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी। मैंने अपनी शादी को लेकर बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन जो सोचा था वैसा कुछ ना हुआ था। मैं शादी होते ही घर से निकल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। आखिर इसका ऐसा कौन सा मकसद है जिसे वह पूरा करने के लिए मुझे मोहरा बना रही थी। ये बात तो साफ थी कि वह किसी और का पाप मेरे सर डालना चाहती है, या शायद ये सब भी उसके प्लान का ही हिस्सा हो। इसीलिए उसने मुझे माँ के सामने मुजरिम बना दिया। मैं तो माँ के सामने नजरें उठाकर बात करने के काबिल भी ना था। मैं अपनी सोचों में गुम रात देर से घर वापस आया था।
मैं कमरे में गया तो वह लड़की वहीं मौजूद थी जो मेरे चरित्र को दागदार कर चुकी थी। गुस्से से मेरी रगों में खून की रफ्तार बढ़ रही थी। मैंने उसके पास जाते ही धक्का देकर उसे बिस्तर से उठाया था। वह सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरी थी। मुझे अपने इस किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उससे पहले कि वह लड़की संभलती कि मैंने उसके इस खेल के बारे में उससे सवाल किया। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कब तुम्हें परेशान किया या गंदी नजर उठाकर देखा? तो फिर तुमने क्यों मुझे माँ की नजरों में गिरा दिया? मैं उस लड़की से जवाब चाहता था जो कि अपने होंठ सिए खामोशी से बैठी हुई थी। मुझे ये बात और ज्यादा भड़का गई। एक तो पाप कर चुकी थी, ऊपर से इस घटिया इल्जाम को भी मुझ पर लगा रही थी और अब खामोश बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, खामोश क्यों बैठी हुई हो? इस बार मैं गुस्से की हालत में चिल्लाया था। अगले ही लम्हे जो बात की सफाई मेरी थोड़ी देर पहले की बनी पत्नी ने देनी शुरू की, वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह लड़की इस हद तक गिर सकती है। उस पापी पत्नी ने एकदम ही मेरे पांव पकड़ लिए और कहा कि आप मुझे जो भी कह दे, लेकिन ये बच्चा पैदा होने के बाद अपने बड़े भाई को दे देना। बच्चे को उसका बाप ही वह प्यार दे सकता है। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर तो मैं आग बबूला हो गया था। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर यह औरत किस गलती का हिसाब ले रही है मुझसे। मैंने एक ही झटके में अपनी पत्नी को अपने बराबर में खड़ा किया और सख्त अंदाज से पूछा कि यह क्या बकवास कर रही हो? इस सब में भाई का क्या कसूर है? तुम क्यों हम सबको बर्बाद करना चाहती हो? माँ ने तुम्हारे साथ दयालुता दिखाई और उसका ये सिला दे रही हो तुम हमें। मगर वह तो जैसे अपने होंठों पर ताला लगाए हुए थी। अपनी पत्नी की तरफ से कोई जवाब ना पाकर मेरा दिल किया उस लड़की का गला दबा दूं, लेकिन खामोश रहा और कमरे से बाहर चला गया। मुझे अब सच का पता लगाना था और अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। अगली सुबह में माँ के उठने से पहले ही ऑफिस के लिए रवाना हो गया। पूरा दिन मेरा दिमाग अपने साथ पेश आने वाले उन किस्सों में फंसा रहा। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने क्या सोचा था कि एक खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा, लेकिन किस्मत ने एक ऐसी लड़की को मेरा हमसफर बना दिया था जो कि चरित्रहीन और नीच थी। रात को देर से घर गया तो मेरे कमरे में आते ही मेरी पापी पत्नी मेरे लिए पानी का गिलास ले आई। मेरा सर उस वक्त दर्द से फट रहा था। मैंने एक नज़र अपनी पत्नी को देखा और वह गिलास उसके हाथ से लेकर जमीन पर दे मारा। ये सब देखकर मेरी पत्नी भोली बनी रही और खामोश ही रही। उसी वक्त अचानक माँ भी मेरे कमरे में चली आई, मगर जल्द ही टूटा हुआ गिलास देखकर वह मामला समझ चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात करना बंद किया हुआ था, इसलिए वापस चली गई। और यह सब उसी लड़की की वजह से तो हो रहा था। मुझे नए सिरे से उस लड़की से नफरत हो चुकी थी जो मेरे अपनों को मुझसे दूर कर चुकी थी और खुद भोली और मासूम बनी घूम रही थी। मैंने एक गुस्से वाली नज़र अपनी पत्नी पर डाली और बाथरूम चला गया। जब बाहर आया तो बेड पर खाना मौजूद था, जिसको देखकर मेरे माथे पर कई सलवटें जाहिर हुई। ये खाना मेरी पत्नी ने रखा था, मगर यह सब करके वह क्या समझती थी कि मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लेगी, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने खाना उठाया और अपने कमरे से निकलकर बाहर टेबल पर रख दिया। मेरी पत्नी ने सब देखा लेकिन खामोश रही। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। रात को न जाने कौन सा पहर था जब नींद मुझ पर मेहरबान हुई थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे ये देखकर खुशी हुई कि पत्नी कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं जल्दी से उठा और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा, मगर जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो माँ नाश्ते की मेज पर बैठी थी। मैंने माँ को प्रणाम किया, लेकिन माँ ने प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया। मेरा दिल अब नाश्ता करने का बिल्कुल भी नहीं था। वजह मेरी पत्नी थी, इसीलिए मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन हैरत तो तब हुई जब मेरी पत्नी ने न जाने किस खुशफहमी के तहत मुझे रोका और नाश्ता करने की जिद करने लगी। मैंने पलटकर अपनी पत्नी को गुस्से से देखा, जो मुझ पर बेवजह अपना हक जताने की कोशिश कर रही थी, और खामोशी से कुछ भी कहे बगैर बाहर की तरफ बढ़ गया।
मेरा ऑफिस के काम में दिल नहीं लग रहा था। बार बार माँ का रूठा हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसके झूठे इल्जाम ने माँ को मुझसे नाराज कर दिया था कि माँ मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यारी थी। मैं उनकी नाराजगी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए शाम को जब घर आया तो देखा माँ कोई किताब पढ़ रही थी। मैंने आंचल में समा जाने वाली नजरों से माँ को देखा, लेकिन किताब को बंद करते हुए माँ ने एक लंबी सी सांस खींचते हुए मुझे देखा और फिर से किताब खोलकर पढ़ने लगी। मेरी माँ उन लोगों में से नहीं थी जो अपने बच्चों की हर गलती पर पर्दा डाल दें, बल्कि वह तो सजा देती थी ताकि उनके बच्चे दोबारा ऐसा कभी ना करें। इसीलिए हम माँ को कभी शिकायत का कोई मौका नहीं देते थे। अब मैं माँ को कैसे बताता कि उनकी परवरिश में कोई खोट नहीं है, बल्कि उनकी की गई दयालुता जो उन्होंने इस लड़की पर की थी वही मेरे गले पड़ गई थी। मैंने मायूस होकर अपने कदम कमरे की तरफ मोड़ लिए थे। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मेरी नजर पत्नी पर पड़ी जो कि कमरे में रखी ईश्वर की प्रतिमा के सामने औंधे मुंह पड़ी थी। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि किसी पर इल्जाम लगाकर वह किस कदर सुकून से ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या उसकी प्रार्थना भी स्वीकार होती होगी? मैंने निंदा से अपनी पत्नी को देखा और कपड़े बदलने लगा। अपनी पत्नी से मैंने बात करना छोड़ दिया था। उसकी घर में मौजूदगी मैं बस माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, वरना कब का उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता। कपड़े बदलकर मैं माँ को मनाने की नीयत से उनके कमरे में जाने लगा तो मेरी पत्नी ने मुझे आवाज लगाई और कहा, खाना खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने उसकी आवाज सुनते ही गुस्से से चिल्लाकर उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा तो माँ भी कमरे में आ गई और मुझे देखकर गुस्से से बोली, खाना ना खाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बेकसूर हो? पहले ही तुमने बच्ची की इज्जत खराब कर दी और मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। मेरी परवरिश की तो तौहीन की है, कब से देख रही हूँ। आखिर रोज रोज ये तमाशे लगाकर क्या साबित करना चाहते हो तुम? इज्जत से सर उठाने के काबिल तो तुमने छोड़ा ही नहीं। कम से कम मुझे अब इज्जत की मौत तो नसीब होने दो, उसके बाद जो चाहे करते रहना। माँ की बात सुनकर तो मैं तड़प ही गया था। माँ ऐसा ना कहो, मैंने कुछ नहीं किया। ये लड़की झूठ बोल रही है, इसने मुझ पर इल्जाम लगाया है। आप तो मुझ पर यकीन करें। मैं बेबसी से बोला था। माँ ने मेरी बात सुनी और कहा, इस मासूम को क्या मिलेगा ये सब करके? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अब थक चुका था। अचानक मैं माँ के कदमों में बैठ गया और रोते हुए उनसे अपने ना किए जुर्म की माफी मांगने लगा। उस वक्त मुझे बस मेरी माँ प्यारी थी। माँ तो माँ होती है, बच्चों की हर छोटी बड़ी गलती माफ कर देती है। माँ भी पिघल गई। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और रोने लगी। उसके बाद मैंने माँ के हाथों से खाना खाया। मैं तो इतने में ही खुश था। मैं जानता था कि मेरी माँ बहुत रहमदिल और उसूलों पर डटे रहने वाली औरत है, इसीलिए मैंने उनकी बात के आगे उस वक्त सर झुका लिया था। लेकिन मैंने अब सोच लिया था, मैं इस लड़की की सच्चाई अपनी माँ के सामने लाकर रहूंगा और इसे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर दूंगा। इसलिए मैंने फिलहाल खामोश रहना ही सही समझा और उस बच्चे का दुनिया में आने का इंतजार करने लगा। अब मेरा मन शांत हो चुका था क्योंकि अब माँ मुझसे नाराज नहीं थी। अब मुझे उस लड़की का राज पास करना था। मैं अक्सर अपनी पत्नी को रातों को उठकर देखता कि वो ऊपर को मुंह किए बस अंदर ही अंदर रोती रहती। शायद वो अपने किए कि उस ईश्वर से माफी मांगती थी। लेकिन अगर वह इतनी ही सच्ची थी तो उसने मेरे साथ वह सब किया ही क्यों था? आज भी वह रात के 4 बजे उठी हुई थी और सुबक सुबक कर रो रही थी। मैं सुबह सुबह अपनी पत्नी को देख रहा था। मेरे दिल में एक ख्याल आकर गुजर गया कि मेरी पत्नी ने मेरे भाई का नाम क्यों लिया था। कहीं भाई ने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई तो भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और वह दोनों एक साथ खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहे हैं। मगर न जाने क्यों एक शक सा मेरे दिल में गुंडली मारकर बैठ गया था। मुझे जल्द उसकी हकीकत सामने लानी थी। मैं उसका ये खेल जल्दी खत्म कर देना चाहता था। मैं निंदा से अपनी पत्नी को देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मगर मेरा दिमाग फिर भी एक ही चीज में अटका हुआ था।
कि ये औरत अगर इतनी ही अपने आप को अच्छी समझती है तो फिर कैसे इतना गलत कदम उठा लिया इसने। वह शायद अच्छा बनने का नाटक करके माँ और बाकी सबकी हमदर्दी लेना चाहती थी। वह खुदगर्ज थी। मुझे तो लगने लगा था कि वो हमारी दौलत की वजह से इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी। वह माँ के जज्बात के साथ भी खिलवाड़ कर रही थी। उसकी मिसाल तो मेरे सामने थी। उसे माँ ने छत भी दी और इज्जत भी दी, और उसने क्या किया, मुझ पर इतना बुरा इल्जाम लगा दिया। लेकिन अब वक्त दूर नहीं था, अब उसकी हकीकत खुलने वाली थी। खैर कुछ वक्त गुजरा, मेरी पत्नी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। क्योंकि मुझे मेरी पत्नी में कोई किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मुझे उस बच्चे के होने ना होने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। वह थोड़ी मेरा बच्चा था जो मैं उससे मोहब्बत करता। वह तो मेरी पत्नी का पाप था जिसे वह मेरे सर पर थोप चुकी थी। मेरी माँ के तो पांव जमीन पर न टिक रहे थे। वह मासूम यही समझ रही थी कि यह मेरा बच्चा है, मगर हकीकत तो मैं और मेरी पत्नी ही जानते थे। मैं, पत्नी, बच्चे और माँ के साथ घर आ गया। लेकिन अगले दिन मैं बहाने से अस्पताल चला गया था, क्योंकि मुझे वहाँ से डीएनए रिपोर्ट लेनी थी। मैंने चुपके से उस बच्चे का और अपना डीएनए टेस्ट करवा दिया था, और रिपोर्ट में भी वही आया था जो मैं सबको बताने की कोशिश कर रहा था। यानी वह बच्चा मेरा नहीं था। मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अब तो मेरे पास सबूत भी है। अब मेरी पत्नी का खेल खत्म हो गया था। बस माँ को वह रिपोर्ट दिखाने की देर थी। मैं जल्द ही घर के लिए रवाना हो गया और सीधा माँ के कमरे में गया, जहाँ माँ अपने चेहरे पर दुनिया भर का सुकून लिए बैठी हुई थी। मैं जल्दी माँ के पास गया। माँ, आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ वह बच्चा। अभी मैं कुछ कहता कि माँ बोल पड़ी, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ। वह बच्चा अब तेरा नहीं है। तेरी पत्नी बहुत ही बड़े दिल की मालिक है, उसकी कदर कर। उस जैसी लड़कियां बहुत कम मिलती है जो कि अपनी औलाद किसी दूसरे को दे दे। मुझे माँ की बातें समझ नहीं आ रही थी। वह ये क्या कह रही थी, लेकिन माँ की अगली बात सुनकर मुझे सारी बात समझ आ गई थी कि इस बार भी मेरी पत्नी ने बहुत अच्छी चाल चली थी। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी ने अपना बच्चा तुम्हारे बड़े भाई को दे दिया है। मेरा तो दिमाग ही चकरा कर रह गया था। मैंने माँ को वह रिपोर्ट दिखाई और बताया कि उसमें साफ साफ लिखा है वह बच्चा मेरा नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं तो दोबारा से टेस्ट करवा लो। मैंने आपको पहले ही कहा था वह झूठ बोल रही है, लेकिन आपने मेरा यकीन नहीं किया। माँ हैरान होकर वो रिपोर्ट देखने लगी। फिर अचानक ही माँ ने मेरे कमरे की तरफ देखा और जाते ही मेरी पत्नी को रिपोर्ट दिखाकर सच बताने को कहा, तो अचानक रोते हुए उसने माँ के पांव पकड़ लिए और कहने लगी, ये सब सच है। मैंने इन पर झूठा इल्जाम लगाया था। ये बच्चा इनका नहीं है। इसके बाद मेरी पत्नी ने सारी हकीकत हमें बता दी, जिसे सुनकर मेरे और मेरी माँ के होश उड़ गए थे। उसने बताया कि वह गरीब माँ बाप की बेटी थी, घर किराए का था। माँ बाबा की अचानक हादसे में मौत की वजह से किराएदार ने खुशी खुशी किराया माफ कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब काम करूंगी ताकि अपना पेट पाल सकूं, लेकिन उस किराएदार ने उस रात मेरी इज्जत खराब कर दी और कहा कि अब वह रोज आया करेगा। उसके जाते ही मैं वहां से अपना जरूरी सामान उठाकर भाग गई थी। 2 दिन सड़क पर मांगते हुए गुजरे तो हर इंसान के चेहरे के पीछे छुपे हुए जानवर को देखकर आत्मा तक कांप गई। मैं दोबारा वह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तब आपकी माँ मुझे नजर आई तो मैंने उनसे मदद मांगी। मेरी खुशकिस्मती थी कि आप सब लोग शरीफ लोग थे, लेकिन जब गर्भवती होने की बात सामने आई तो मैंने जल्दबाजी में आपका नाम ले लिया। अगर गर्भवती वाली बात आपकी माँ को पता ना चलती तो शायद मैं इस बच्चे को इस दुनिया में कभी ना ला पाती, बल्कि अब तक तो इससे जान छुड़वा ली होती, लेकिन अब मुझे इसे पैदा करना था। फिर मुझे पता लगा कि आपके भाई को 5 साल से औलाद नहीं है, इसीलिए मैंने शादी की रात आपसे कहा था कि ये बच्चा अपने भाई को दे देना। उसे बाप का प्यार वही दे सकते हैं, ना मैं उसे माँ का प्यार दे सकती हूँ और ना ही आप बाप का प्यार दे सकेंगे। सच जानने के बाद मैंने माँ से कहा, अब सच सामने आ चुका है, अब आप इसका फैसला करें।
मेरे लिए यही काफी है कि मैं बेगुनाह हूँ। आपकी परवरिश में कोई खोट नहीं है माँ। तब माँ ने कहा, इसने तुम पर इल्जाम लगाकर गलत किया है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो इस लड़की के साथ हुआ उसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है ना। माँ की बात भी सही थी, मैं माँ की इस बात से सहमत था, लेकिन मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई थी जिसका जिक्र मैंने माँ से किया तो उन्होंने यही समझाया कि कौन सी नाइंसाफी हुई है। मैं नाराज थी, मान भी जल्दी गई। तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना? अगर नुकसान हुआ है तो इस बेचारी लड़की का हुआ है जिसकी इज्जत को नीलाम किया गया और इंसाफ दिलाने वाला भी कोई नहीं था। तुम्हारे भाई को 5 साल से औलाद नहीं है। जहाँ भी बच्चा गोद लेने की बात की जाए तो लोग कहते हैं पहले जायदाद बच्चे के नाम करें, और वह लोग यही सोचते हैं अगर ऊपर वाले ने बाद में औलाद दे दी तो उसको क्या देंगे। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते तुम्हारे बड़े भाई को इतनी मुश्किल क्यों पेश आई है, क्योंकि ईश्वर उनका सब्र देखना चाहता था जो उसे अब आकर पसंद आया है, और उसने इस बच्चे की सूरत में उनको संतान दे दी है। तुम्हें तो धन्यवाद करना चाहिए। संस्कारी पत्नी मिली है तुम्हें, और इसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारे साथ एक कमरे में रहती है, मुझसे ज्यादा तुम इसे जानते हो। ये कितनी खामोश रहने वाली बच्ची है। बस नासमझी में वह एक गलती कर गई कि उसने हमसे सच छुपाया, लेकिन इस एक गलती की वजह से हम उसे इस घर से नहीं निकाल सकते। सोचो अगर मैं तुम्हारी शादी कहीं और कर देती और वह लड़की मुझे साथ रखना ना चाहती तो तुम क्या करते? शायद मुझे घर से भी निकाल सकते थे। माँ, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारी सब बातें समझ गया हूँ। तो फिर ठीक है, अपनी पत्नी को माफ कर दो और भविष्य के बारे में सोचो। माँ की बातें सुनकर मुझे भी माँ सही लगी थी। वह लड़की वाकई मोहब्बत करने के काबिल थी। मैंने सोच लिया था किस्मत ने जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, मैं उसे अपनी मोहब्बत से सब भूलने पर मजबूर कर दूंगा, और मेरा फैसला सही साबित हुआ था। आज हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं। हमारे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोस्तों, बेहतरी इसी में है कि अपने अंदर विनम्रता पैदा करें और माफ करना सीखें। इससे जिंदगी बहुत खूबसूरत और हसीन हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।